मोहब्बत या नफरत भाग दो। आर्यन ने सुहानी को बेड पर धकेला और खुद उसके चेहरे के बिल्कुल नजदीक जाकर उसके गालों को दबोचते हुए बोला, तुम्हारे जैसी लड़की मेरे आगे कुछ बोल पाए ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और जब तक तुम यहाँ पर हो तुम्हें ये सब कुछ झेलना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमारा बदला पूरा होगा। सुहानी उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी, तभी उसके होठों पर अपने होंठ रखते और उसे रफली किस करते हुए उसके कपड़े बुरी तरह से खींचते हुए उतारने लगा। सुहानी आर्यन के हाथों को अपने बदन पर महसूस कर रही थी। आर्यन एक जालिम इंसान की तरह उसके कपड़ों को उसके शरीर से अलग करना गया और उसके दोनों हाथ सीधे सुहानी के कमर पर पहुंच गए। वह उसके बदन को अपने हाथों से मसलने लगा। सुहानी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो उसके हाथों को रोकते हुए बोली, मैंने कभी आपको किसी चीज के लिए मना नहीं किया है आर्यन। आज आपकी माँ ने जो कुछ भी कहा आपने उनकी बात तुरंत मान लिया। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आर्यन सुहानी की बात सुनकर उसे किस करते करते रुक गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। सुहानी ने जब उसे रुकते हुए देखा तो उसे ऐसा लगा कि शायद आर्यन को उसकी बातों से कोई फर्क पड़ रहा है। वह चुप नहीं हुई और उसने आर्यन के दोनों गालों पर अपना हाथ रखकर उसे बड़ी प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, मैं आपको हर हाल में अपनाने के लिए तैयार हूँ। मुझे आप जिस तरह रखना चाहते हैं मैं रह लूँगी। आप यही चाहते हैं ना कि मैं अपनी सारी जिंदगी आपकी माँ बाप की सेवा में गुजार दूँ? तो ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं आपकी गुलाम बनकर रहने को भी तैयार हूँ, लेकिन बस आप मेरे रहते किसी और से शादी मत करिएगा। मैं आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। वह बोल रही थी और आर्यन उसे घूरते हुए देख रहा था। तभी सुहानी उसके बिल्कुल नजदीक आई और उसने आर्यन के गर्दन पर अपना हाथ रखकर उसे बिल्कुल अपने नजदीक खींचते हुए कहा, मैंने हमेशा आपको एक पति का दर्जा दिया है, तो क्या आप मुझे अपने पत्नी का दर्जा नहीं दे सकते? आर्यन जो अभी तक सुहानी की सारी बातें चुपचाप सुनता जा रहा था, उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने अपना हाथ सुहानी की गर्दन पर रखा, उसकी गर्दन को कसकर दबाते हुए कहा, पत्नी का दर्जा? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की को अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए एक खिलौना हो जो सिर्फ मेरे दिल बहलाना है और कुछ भी नहीं, और इससे ज्यादा कभी कुछ सोचना मत। इतना बोलकर उसने अपने दांत सुहानी के गर्दन पर रखा और अपने दांत उसकी गर्दन पर गड़ा दिया, जिससे सुहानी को काफी ज्यादा दर्द हुआ और वो आर्यन के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने लगी। तभी आर्यन ने अपने दोनों हाथ उसके हाथों में फंसाया और उसे वहीं बेड पर पटक दिया। उसके गर्दन पर किस करते करते अब वो उसके क्लीवलेस तक पहुंचा और उसे उसी तरह किस करते करते वो अपने दांत उसके गड़ाते जा रहा था। सुहानी जितना भी दर्द हो रहा था वह अपने उस सारे दर्द को बस चुपचाप रोते हुए बर्दाश्त करती जा रही थी। तभी आर्यन ने अपने कपड़े उतार कर फेंका और उसे सुहानी की कमर को कसकर पकड़ा। उसके साथ और भी ज्यादा बुरी तरह से पेश आने लगा। थोड़ी देर में पूरे कमरे में सुहानी की रोने और चीखने की आवाज भर गई, क्योंकि सुहानी वे सारी बातें सुनने के बाद आर्यन गुस्से से बौखला गया था और उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगा था। सुहानी का पूरा बदन दर्द से अकड़ने लगा। आर्यन उसे इस तरह दर्द में देखकर एक पल के लिए भी नहीं रुका और ना ही उसके बारे में उसने कुछ सोचा। उसने बस खुद को सेटिस्फाइड किया और वह सुहानी को वहीं बिस्तर पर इस तरह बिना कपड़े को छोड़कर बाहर चला गया। सुहानी उस दर्द को बर्दाश्त करते करते कब सो गई उसे पता नहीं चला। अगले दिन सुबह आर्यन कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था और सीधे उठकर बैठ गई।
और सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। सब लोग नाश्ता कर चुके थे और सुहानी सारा सामान उठाकर किचन में गई। खुद नाश्ता कर रही थी, तभी उस हॉल में कुछ अलग आवाज सुनाई दी। उसने अपनी सास की आवाज सुनी, जो तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोल रही थी, अरे अरे, क्या कर रहे हो, आराम से पकड़ो, देखो सामान गिरना नहीं चाहिए, अगर एक भी सामान टूटा तो मैं तुम लोगों की खाल खींच लूंगी। अपनी सास की आवाज सुनकर सुहानी किचन से बाहर निकली और उसने देखा कि हॉल में बड़ी बड़ी बांस की डालियां रखी हुई थी और साथ में ही शगुन का सामान था। वो सब देखकर सुहान के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सुहानी आगे बढ़ी। उसने अपनी सास की तरफ देखते हुए कहा, माँ जी, ये सब क्या है? सुहानी की सास ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहीं खड़ी बाकी सारे नौकरों की तरफ देखते हुए बोली, जल्दी जल्दी सारा सामान गाड़ी में रखो, हमें थोड़ी ही देर बाद निकलना है और रास्ते में भी थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो समय बर्बाद मत करो। चलो ये सारा सामान जल्दी से गाड़ी में रखो। सुहानी ने जब देखा कि वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही, तो सुहानी का दिल और भी ज्यादा बेचैन होने लगा। उसने दोबारा फिर से डरते डरते उसने पूछा, माँ जी, ये सब क्या हो रहा है? मनोरमा ने सुहानी का हाथ पकड़ा, उसके हाथ को मरोड़ते हुए कहा, तुझे मतलब, तू इस घर की नौकरानी है ना, और अपनी हैसियत मेरे अपनी औकात से बाहर आने की जरूरत नहीं है, सुना तूने? सुहानी उनकी बात सुनकर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी मनोरमा ने उसके गाल को कसकर दबाते हुए कहा, अब ये अपने आंसुओं बहाना बंद करो, मैं तेरे आंसुओं से पिघलने वाली नहीं हूँ और मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है। जा मेरे लिए कड़क चाय बना कर ला, जल्दी। सुहानी उनकी बात सुनकर सीधे किचन की तरफ चली गई। वो अपने हाथ की तरफ देखने लगी। जिस तरह से मनोरमा ने उसके हाथ को मड़ोड़ा था, उसका हाथ बहुत दर्द हो रहा था। उसके हाथ पर निशान पड़ गया तो वो अपने हाथों को दूसरे हाथ से छूने लगी और दर्द बर्दाश्त करते हुए उसने चाय बनाई। जैसे हुई चाय लेकर बाहर आए, उसने देखा कि उसकी सास अपने पति से बातें कर रही थी। मैंने आपसे कहा था कि हमें आर्यन के लिए लड़की देखना चलना है और मैंने सारी तैयारी कर ली है। अब मैं आपका कोई बहाना नहीं सुनूंगी। जल्दी तैयार हो जाइए, बहुत अच्छी लड़की है और मैं इतना अच्छा रिश्ता अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। आर्यन के पिता ने जैसे ही उसकी बात सुनी, उन्होंने सुहानी की तरफ देखा और वो अपनी पत्नी से बोले, आर्यन से तुमने इस बारे में बात कर ली है ना? उसे वो लड़की पसंद तो है ना? और क्या वो सच में दूसरी शादी करना चाहता है? जैसे ही उन्होंने ये बात कही, सुहानी उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे ऐसा लग रहा था शायद उसके ससुर इस शादी को रोक सकते हैं। मनोरमा ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, चुप करो, कैसी बातें कर रहे हो तुम भी? कैसी दूसरी शादी? ये कोई शादी नहीं थी, अब हो रही है मेरे बेटे की शादी। और खबरदार, अगर अब तुमने दोबारा ये बात बोली भी, ये उसकी दूसरी नहीं पहली शादी है, समझ गए आप? इतना बोलकर वो सुहानी की तरफ देखते बोली, तो यहाँ पर खड़ी होकर हम दोनों की बातें क्या सुन रही है? चल जा यहाँ से। सुहानी रोते हुए वहाँ से दूर हटी। थोड़ी देर बाद आर्यन वहाँ पर आया और आर्यन की माँ उसकी तरफ देखते हुए कहा, जाओ जल्दी से तैयार होकर आओ, हमें थोड़ी देर में निकलना है और अब हम ज़्यादा देर नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर लेट हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा। आर्यन ने अपनी माँ की बात सुनते हुए कहा, माँ, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करिए, और अगर ज़्यादा देर हो रही है हो तो अभी आप एक काम करिए, आप और पापा एक गाड़ी में चलिए, मैं दूसरी गाड़ी से पहुँचता हूँ। आर्यन की ये बात सुनकर उसकी माँ उठ खड़ी होते हुए बोली, हाँ बिल्कुल सही बात है, और जब तक तुम वहाँ पहुँचोगे तब तक हम अपनी सारी लेन देन की बात भी कर चुके होंगे। चलो आर्यन के पापा, हम लोग चलते हैं। माँ बाप वहाँ से बाहर निकल गए और आर्यन सीधे अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगा। थोड़ी देर बाद जब वो अपने कमरे से बाहर आया तो सुहानी वहीं खड़ी हुई थी। उसने आर्यन के सामने आते हुए कहा, आप ये कैसे कर सकते हैं आर्यन? हमारी शादी जैसे भी हुई हो, भले ही
धूमधाम से और सबकी मर्जी से नहीं हुई, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ। आप मेरे होते हुए ये शादी कैसे कर सकते हैं? आर्यन ने सुहानी को घूरते हुए देखकर कहा, हटो मेरे रास्ते से। और अभी मैं फालतू की कोई बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ, इसीलिए मेरा मूड खराब मत करो। और तुम मेरी पत्नी नहीं, हमारे दुश्मन की बेटी हो। तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं अपना बदला पूरा करने के लिए लेकर आया हूँ, और इससे ज़्यादा खुद को और अहमियत मत देना, और मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं तुम्हारी किसी भी बात में आने वाला हूँ। इसीलिए बेकार में मेरा समय बर्बाद मत करो और हटो मेरे रास्ते से। सुहानी वहीं आर्यन के कदमों में गिरते हुए बोली, प्लीज आर्यन, ये सब मत करिए। मैं हमेशा आपको एक पति वाला सम्मान दिया है। आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं चुपचाप सह गई हूँ। और आप ही सोचिए, क्या हम दोनों के पति पत्नी नहीं है? हर रात हमारे बीच में जो कुछ होता है, क्या वो एक पति पत्नी का संबंध नहीं होता? आप इन सारी बातों को इस तरह कैसे झुठला सकते हैं? आर्यन सुहानी की तरफ देखा। सुहानी ने उसके पैर पकड़ रखे थे और उसकी सारी बातें चुपचाप सुनता जा रहा था। तभी सुहानी ने कहा, आप यही चाहते हैं ना कि मैं हमेशा आपके गुलाम बनकर रहूं? मुझे यह भी मंजूर है। मैं आपके गुलाम बनकर अपनी सारी जिंदगी काट दूंगी। बस आप किसी दूसरी लड़की से शादी मत करिए। आर्यन ने सुहानी के पैरों को पर से झटका दिया और उसे जमीन पर गिरते देखकर वो तेज आवाज में बोला, आप दोबारा मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा कि तुम याद रखोगी। इतना बोलकर वो सीधे वहां से बाहर निकल गया। सुहानी उसे जाते देखकर फूट फूट कर रोने लगी। पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ सुहानी के रोने की आवाज गूंज रही थी। कुछ देर बाद वो जमीन से उठी और मंदिर की तरफ बढ़ गई, क्योंकि उसे सिर्फ मंदिर में ही सुकून मिलता था। वो हवेली के मंदिर में आकर बैठी। उसने शिवजी की मूर्ति की तरफ देखते हुए कहा, हे शिवजी, क्यों क्यों मेरे साथ ही ये सब कुछ होना था? क्यों आपने मेरी किस्मत में इतना दर्द लिखा? क्यों ये शादी होने के बाद में मुझे पत्नी का दर्जा नहीं मिल रहा? इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी मेरी जिंदगी में इतने कष्ट क्यों हैं? इतना बोलकर वह वहीं शिव जी के चरणों में गिर पड़ी और रोते रोते बोली, शिव जी, इन दोनों घरों की दुश्मनी में आपने मुझे इस तरह क्यों फंसा दिया? मेरी क्या गलती थी जो आपने मेरी किस्मत में इतने कष्ट लिख दिए? इन लोगों की दुश्मनी में मेरा इस तरह से जिंदगी बिताना, क्या ये सही है? क्या यही चाहते हैं आप? मैं हमेशा पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ आपकी सेवा की है, और क्या आपकी सेवा का यही अंजाम मिलेगा? क्या मेरी जिंदगी में कभी खुशियाँ नहीं आएंगी? क्या मुझे कभी पत्नी का दर्जा नहीं मिलेगा और मेरा सामने ही मेरे पति किसी और के पति हो जाएगा? जिस बात को सोचकर ही सुहानी का पूरा बदन कांपने लगा। उसका दिल की धड़कनें तेज हो गई और वो नहीं चाहती थी कि आर्यन किसी दूसरी लड़की से शादी करे और उसकी लाइफ और भी ज़्यादा बद से बदतर हो जाए। सुहानी वहीं रोते रोते सो गई। शाम के 8 बजे जब आर्यन अपनी माँ बाप के साथ वापस घर लौटा तो हॉल में होने वाली खटपट से सुहानी की आंखें खुली। वो सब काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे। जैसे ही वो लोग हॉल में आकर बैठे, सुहानी उठ खड़ी हुई। उसने देखा कि उसके ससुर और आर्यन के साथ साथ आर्यन की बुआ और वो रिश्ता लगाने वाली आंटी भी वहाँ पर मौजूद है, और वो सब आपस में बैठकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कर रहे हैं, जिसे देखकर सुहानी को समझ में आ गया कि आखिर क्या हुआ होगा। सुहानी की आंखों में आंसू बहने लगे। तभी और रिश्ता लगाने वाली आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मनोरमा जी, मैंने आपके बेटे के लिए कितनी अच्छी लड़की ढूंढी है। अब इसके लिए मेरा तोहफा तो बनता है ना। चलिए मेरा तोहफा दीजिए और फिर मैं चलती हूँ। और बाकी शादी की तारीख तो पंडित जी तय करके बता ही देंगे। बस आप लोग अब बस शादी की तैयारियां शुरू करिए। सुहानी ये बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। वो वहीं जमीन पर अपने
घुटनों के बल बैठ गई, उन सब की तरफ देखने लगी। तभी मनोरमा ने उसे एक शगुन का लिफाफा दिया और वो वहां से उठकर चली गई। सुहानी रो रही थी कि तभी मनोरमा ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, ए लड़की, हम सब के लिए पानी लेकर आओ। मनोरमा की तेज आवाज सुनकर सुहानी अपने आंसुओं को पोंछते हुए उठी और सबके लिए पानी का गिलास ले जाकर वहां हॉल में रखने लगी। हॉल में उसे ही पति की दूसरी शादी की बातचीत चल रही थी और सुहानी वह सारी बातें सुनना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अभी उसे ना चाहते हुए भी वो सब कुछ सुनना, देखना और सहना भी पड़ रहा था। सुहानी ने सबको पानी दिया और किनारे खड़ी हो गई। आर्यन की बुआ ने सुहानी को घूरते हुए देखकर कहा, अरे मनोरमा भाभी, शादी तो आर्यन की तय कर दी है तुमने, लेकिन ये सोचा है कि इस लड़की के बारे में क्या कहना है? वो आर्यन के ससुराल वाले अगर यहाँ पर आए और उन्होंने अगर इस लड़की को देखा तो क्या बताओगी तुम उन्हें? इतना बोलकर वह सुहानी को घूरते हुए देखने लगी और तभी अपना मुंह बनाते हुए कहा, कहना क्या है जीजी, वही बोलेंगे जो इस लड़की की औकात है। ये इस घर की नौकरानी है और नौकरानी ही रहेगी और हमारी आने वाली बहू की भी सेवा ही करेगी। ये बात सुनकर सुहानी रोने लगी और वह रोते रोते सीधे किचन की तरफ चली गई। मनोरमा ने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन उसे इस तरह रोते हुए किचन की तरफ जाते हुए देखने लगा। उसे सुहानी को इस तरह रोते देखकर थोड़ा बुरा लगा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।